नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ऑनलाइन जी की स्टडी चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू क्विज टेस्ट। जी बिल्कुल। और आज के इस श्रोतों के गहन अध्ययन में ना हमारे पास ऐसे विषय हैं जो मतलब आगामी परीक्षाओं की पूरी दिशा तय कर सकते हैं। सही कहा आपने। मतलब दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताइवान की एक किताब मेघालय के घने जंगल और आसमान में ड्रोन से दागे जाने वाली मिसाइल में क्या समानता है? देखिए, यही तो बात है। ये सभी आपके आगामी परीक्षा के प्रश्न पत्र का हिस्सा बनने वाले हैं। ये एक टॉप 10 जी के एमसीक्यू क्विज है जो पूरी तरह से 100% परीक्षा केंद्रित है। बिल्कुल। और हमारे सभी परीक्षार्थियों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अब सिर्फ रटने से काम नहीं चलता। हाँ, आयोग अब तथ्यों के पीछे के कारणों पर सवाल पूछ रहा है। मतलब क्यों और कैसे। जब ज्ञान को गहराई से समझा जाता है तभी वो परीक्षा के दबाव में याद रहता है। एकदम सही। चलिए दोस्तों, आज के इस सफर में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह सफलता का वो महत्वपूर्ण मंत्र याद रखें। उत्तर देने से पहले सोचें। जी, नकारात्मक अंकन या नेगेटिव मार्किंग से बचने का यही सबसे सही तरीका है। तो वैश्विक उपलब्धियों से शुरुआत करते हैं। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किसने जीता है? विकल्प ए गीतांजलि श्री, विकल्प बी यांग स्वांग सी, विकल्प सी लिन किंग, विकल्प डी जेनी एयर पेनबक। सही उत्तर है विकल्प बी यांग स्वांग सी। ताइवान की लेखिका यांग स्वांग शी ने अपने उपन्यास ताइवान ट्रैवल्स के लिए यह पुरस्कार जीता है। अच्छा, मतलब ताइवान की लेखिका है। जी, और खास बात यह है कि यह पहली मंदारिन चीनी पुस्तक है जिसे यह सम्मान मिला है। तो यहाँ एक परीक्षार्थी के मन में सवाल आ सकता है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज तो आमतौर पर अंग्रेजी या यूरोपीय भाषाओं के इर्द गिर्द ही घूमता है ना? बिल्कुल, और यही इस प्रश्न की गहराई है। यह पहली मंदारिन चीनी पुस्तक है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रथम की श्रेणी में आ जाती है। समझ रही हूँ। ताइवान की जो भू राजनीतिक स्थिति है उसे देखते हुए उनकी संस्कृति का वैश्विक मंच पर आना एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर का कदम है। ये एक पूरी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता की घटना है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। जिस तरह साहित्य दो संस्कृतियों को जोड़ता है, उसी तरह सैन्य अभ्यास दो या दो से अधिक देशों को जोड़ते हैं। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न संख्या 2, अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? विकल्प ए पोखरन राजस्थान, विकल्प बी बकलो हिमाचल प्रदेश, विकल्प सी चौबीटिया उत्तराखंड, विकल्प डी उमरोई मेघालय। सही उत्तर है विकल्प डी उमरोई मेघालय। भारत ने 12 मित्र राष्ट्रों के साथ मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में इस अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन किया है। मेघालय का उमरोई। अगर हम सैन्य अभ्यासों की बात करें तो अक्सर पोखरन के रेगिस्तान या ऐसे ही इलाकों का नाम आता है। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही लगता है, लेकिन ये बहुत ही रणनीतिक फैसला है। उमरोई मिलिट्री स्टेशन को विशेष रूप से जंगल और अर्धशहरी युद्ध के प्रशिक्षण के लिए विकसित किया गया है। अच्छा, जंगल और सेमी अर्बन वॉरफेयर के लिए। जी, और 12 मित्र राष्ट्रों का एक साथ आना, वो भी पहले संस्करण के लिए, ये दिखाता है कि भारत अब जटिल भौगोलिक परिस्थितियों में युद्ध का प्रशिक्षण देने में एक लीडर बन रहा है। हम सैन्य अभ्यास तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी अर्थव्यवस्था इन वैश्विक अनिश्चितताओं को झेलने के लिए तैयार है? तो इस सब का क्या मतलब है? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। आइए इसे आंकड़ों से समझते हैं। प्रश्न संख्या 3, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान कितना किया है? विकल्प ए 6.1%, विकल्प बी 6.4%, विकल्प सी 6.6%, विकल्प डी 6.8%। सही उत्तर है विकल्प बी 6.4%। पश्चिम एशिया में संकट और बढ़ती ऊर्जा आयात लागत के कारण संयुक्त राष्ट्र ने अपना पूर्वानुमान 6.6% से घटाकर 6.4% कर दिया है। रुकिए, ये थोड़ा अजीब नहीं है? पश्चिम एशिया का संकट हमारे जीडीपी के आंकड़ों को कैसे गिरा रहा है? बात ऐसी है कि पश्चिम एशिया कच्चे तेल का प्रमुख स्रोत है। जब वहां संकट होता है ना, तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। हाँ, और भारत तो बहुत तेल आयात करता है। बिल्कुल, भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। तेल महंगा होने से माल ढुलाई, उत्पादन और हर चीज महंगी हो जाती है, जो हमारी वृद्धि दर को धीमा कर देती है। समझ गई। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जब आयात महंगा होता है तो स्वदेशी तकनीक का महत्व बढ़ जाता है।
एकदम सही पकड़ा आपने। आत्मनिर्भरता ही इसका जवाब है। प्रश्न संख्या 4। हाल ही में UAV लॉन्च्ड प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल ULPGM-3 का सफल परीक्षण किसने पूरा किया है? विकल्प A इसरो, विकल्प B HAL, विकल्प C DRDO, विकल्प D BHEL। सही उत्तर है विकल्प C DRDO। DRDO द्वारा विकसित ये स्वदेशी मिसाइल ड्रोन यानी UAV से लॉन्च की जा सकती है। और ये हवा से हवा व हवा से भूमि दोनों में अचूक निशाना लगा सकती है ना? जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन का महत्व बहुत बढ़ गया है। इसका प्रिसीजन गाइडेड होना इसे लेजर या GPS की मदद से पिन पॉइंट एक्यूरेसी देता है। तो मतलब अब हमें महंगे विदेशी बमों के आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल, ये स्वदेशी तकनीक का एक बड़ा गेम चेंजर है भारत के लिए। सही कहा। और मजबूत रक्षा और अर्थव्यवस्था के कारण भारत की पूंछ वैश्विक मंचों पर भी तो बढ़ रही है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की हैसियत अब पहले जैसी नहीं रही। प्रश्न संख्या 5। 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होगा, जिसके लिए भारत को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? विकल्प A इटली, विकल्प B फ्रांस, विकल्प C जर्मनी, विकल्प D जापान। सही उत्तर है विकल्प B फ्रांस। फ्रांस में 15 से 17 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। भारत इसमें विशेष अतिथि है। और अगर मैं सही हूं तो G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। जी बिल्कुल। 1975 में जब ये बना था तब मकसद दुनिया की आर्थिक नीतियों को नियंत्रित करना था। लेकिन आज भारत जैसी अर्थव्यवस्था के बिना कोई बड़ा फैसला लागू नहीं किया जा सकता। मतलब भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। एकदम सही। फ्रांस में भारत की उपस्थिति विकसित दुनिया की ये स्वीकारोक्ति है कि भविष्य की नीतियां हमारी सहमति के बिना नहीं बन सकती। बहुत खूब। और दोस्तों, आधा सफर तय। अभ्यास करते रहे, सीखते रहे। जी हाँ, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। चलिए अब विषय बदलते हैं। प्रश्न संख्या 6। सुप्रीम कोर्ट ने मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए निम्न में से किसे इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है? विकल्प A सर्कस के जानवरों को, विकल्प B हिंसक आवारा कुत्तों को, विकल्प C चिड़ियाघर के जानवरों को, विकल्प D पालतू कुत्तों को। सही उत्तर है विकल्प B हिंसक आवारा कुत्तों को। पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के तहत रेबीज संक्रमित लाइलाज या हिंसक कुत्तों के लिए मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि माना गया है। तो ये फैसला जानवरों के अधिकारों और मानव जीवन के बीच एक संतुलन बनाने के लिए है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहराई से ये बताया है कि ये कोई सामान्य छूट नहीं है। ये सिर्फ उन मामलों के लिए है जहां कुत्ता रेबीज से ग्रसित है या इतना हिंसक हो चुका है कि वो मानव जीवन के लिए सीधा खतरा है। कानून ने जन स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। जीवन के फैसलों की बात करते हुए हाल ही में हमने एक ऐसे राजनेता को खोया है जिनका जीवन पहाड़ों की तरह अटल था। हाँ, उनका जाना राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ी क्षति है। प्रश्न संख्या 7। हाल ही में भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हुआ है। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? विकल्प A हिमाचल प्रदेश, विकल्प B मध्य प्रदेश, विकल्प C उत्तर प्रदेश, विकल्प D उत्तराखंड। सही उत्तर है विकल्प D उत्तराखंड। 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ और उन्होंने 2007 व 2011 में CM के रूप में कार्य किया था। एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का जाना राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में इतना महत्व क्यों रखता है? क्योंकि उनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था। राजनीति में आने से पहले वो भारतीय सेना में मेजर जनरल थे। ओहो, मतलब सेना का अनुशासन। बिल्कुल। उन्होंने सेना के उस कठोर अनुशासन को प्रशासन में लागू किया। उत्तराखंड जैसे राज्य की प्रशासनिक नींव को मजबूत करने और सड़कों के बुनियादी ढांचे में उनका बहुत बड़ा योगदान था। पहाड़ों की बात निकली है तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर महिलाओं के अदम्य साहस को कैसे भूल सकते हैं? हिमालय के पहाड़ों में इंसान के शारीरिक और मानसिक क्षमता की जो परीक्षा होती है वो अद्भुत है। प्रश्न संख्या 8। हाल ही में 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही कौन बनी है? विकल्प A कामिरीता शेरपा, विकल्प B लेहा कापा शेरपा, विकल्प C प्रियंका मोहिते, विकल्प D बछेंद्री पाल। सही उत्तर है विकल्प B लेहाकपा शेरपा। नेपाल की लेहाकपा शेरपा 11 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। 11 बार?
एवरेस्ट का शिखर तो डेथ जोन कहलाता है ना? हाँ, 8000 मीटर से ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम होती है। वहाँ मानव शरीर धीरे धीरे मरने लगता है। ऐसी परिस्थिति में 11 बार जाना उनकी अद्भुत मानसिक दृढ़ता को दर्शाता है। सच में ये अदम्य मानवीय साहस है। एवरेस्ट फतह करने के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य चाहिए और देश के स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाने के लिए सही प्रशासन। बिल्कुल, और आज के समय में प्रशासन को डिजिटल बनाना बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में आयुष अनुदान पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? विकल्प ए शिक्षा मंत्रालय, विकल्प बी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विकल्प सी केंद्रीय आयुष मंत्रालय, विकल्प डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सही उत्तर है विकल्प सी केंद्रीय आयुष मंत्रालय। ये केंद्रीय योजनाओं की फंडिंग, प्रोसेसिंग और निगरानी को पूरी तरह डिजिटल बनाएगा। मतलब ये जो लाल फीताशाही होती है दफ्तरों में, उसे कम करने के लिए है? जी बिल्कुल। पहले फाइलों को कई मेजों से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब प्रस्ताव ऑनलाइन जमा होंगे। डिजिटल इंडिया के तहत ये कदम सुनिश्चित करेगा कि फंडिंग की निगरानी पारदर्शी हो। स्वास्थ्य की रक्षा जरूरी है, लेकिन देश को आतंकवाद नाम की बीमारी से बचाना भी उतना ही अहम है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने हमारे देश को गहरे घाव दिए हैं। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 11 मई, विकल्प बी 17 मई, विकल्प सी 21 मई, विकल्प डी 31 मई। सही उत्तर है विकल्प सी 21 मई। 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या एक आतंकवादी घटना में हुई थी। उन्हीं की पुण्यतिथि पर यह दिवस मनाया जाता है। 1991 का वो दिन, एक प्रधानमंत्री की उनके ही देश में हत्या हो जाना बहुत बड़ी घटना थी। जी, ये घटना तमिलनाडु में हुई थी। इसके बाद ही भारत में वीआईपी सुरक्षा को लेकर कई कड़े कदम उठाए गए। इस दिन को मनाकर युवाओं को हिंसा और अलगाववाद के खतरों के प्रति जागरूक किया जाता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, सभी परीक्षार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप अपना कुल स्कोर नीचे कमेंट करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में एक विचार, सोचने वाली बात है कि आज के इस क्विज में हमने ताइवान के साहित्य से लेकर माउंट एवरेस्ट के शिखर तक और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से लेकर स्वदेशी मिसाइल तकनीक तक का सफर तय किया। बहुत विविधता थी आज के अध्ययन में। जी, ये सोचने वाली बात है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का ज्ञान सिर्फ किताबें रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारा देश और दुनिया किन अलग अलग धागों से एक साथ बुने हुए हैं। धन्यवाद। ऐसे ही और MCQ क्विज के लिए जुड़े रहिए ऑनलाइन जीके स्टडी के साथ।